हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 16। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के संदर्भ में क्या संस्तुतियाँ की। तो यहाँ पर हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग जो 1952 और 53 में आया था, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के संदर्भ में क्या क्या बातें कही हैं। तो चलिए देखते हैं। उत्तर है माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में सुझाव। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में जो सुझाव दिए उन्हें हम 3 भागों में या वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसको क्या कहते हैं, मुदालियर आयोग भी कहते हैं, और इसने जो भी सुझाव दिए शिक्षक के संबंध में उसको 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला वर्ग क्या था, शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव। जो भी शिक्षक बनेंगे उनके प्रशिक्षण संबंधी क्या सुझाव थे। और खा है आपका शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सुझाव, और गा है आपका शिक्षकों के वेतन एवं सेवा शर्तों संबंधी सुझाव। तो इस तरह के 3 तरह के सुझाव थे शिक्षकों से संबंधित। शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव, नियुक्ति संबंधी सुझाव और वेतन एवं सेवा शर्तों संबंधी सुझाव। तो का हम देखते हैं शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव। माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1 है, माध्यमिक स्कूलों के लिए 2 प्रकार के शिक्षक चाहिए, एक निम्न माध्यमिक कक्षाओं हेतु और दूसरा उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु। तो यहाँ पर पहला सुझाव क्या था, 2 तरह के शिक्षक होने चाहिए, 2 प्रकार के शिक्षक होने चाहिए। पहला निम्न माध्यमिक कक्षाओं हेतु और दूसरा उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु। नंबर दूसरा क्या, निम्न माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय राज्य के शिक्षा विभाग से संबद्ध होने चाहिए और इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें, निम्न माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय राज्य के शिक्षा विभाग से संबद्ध होने चाहिए और इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी होने चाहिए। तो पहला क्या था, इसमें माध्यमिक स्कूल के लिए 2 प्रकार के शिक्षक थे। पहला इसमें निम्न माध्यमिक कक्षाओं के लिए और दूसरा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए। और दूसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि निम्न माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय जो हैं वो राज्य के विभाग से संबद्ध होने चाहिए और इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी होना चाहिए। ये विद्यालय शिक्षिकाओं के लिए अलग अलग होने चाहिए और इनका प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी प्रशिक्षण विद्यालय हैं वो आपके राज्य के शिक्षा विभाग से संबद्ध होने चाहिए और इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी होना चाहिए और ये विद्यालय शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए अलग अलग होने चाहिए और इसका प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट देख चुके हैं, अब 3 पॉइंट देखते हैं। माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संबद्ध होने चाहिए, इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक होनी चाहिए और इनका प्रशिक्षण काल अभी तो 1 वर्ष रखा जाए परंतु आगे चलकर इसे भी 2 वर्ष का कर दिया जाए। तो इसमें क्या संस्तुति दी गई थी, यहाँ पर सबसे पहले निम्न माध्यमिक विद्यालयों के लिए हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे है माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण महाविद्यालय। जो भी माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण होने चाहिए वो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से संबद्ध होने चाहिए। जो भी प्रशिक्षण उनका हो रहा है, जिस भी संस्था के द्वारा उनका जो संबद्ध होना चाहिए वो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से होना चाहिए और इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक होनी चाहिए और इसका प्रशिक्षण काल अभी तो 1 वर्ष का रखा जाए लेकिन परंतु इसको भी आगे चल कर के 2 वर्ष का कर दिया जाए। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं नंबर 4 पर। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सिद्धांत और प्रायोगिक प्रशिक्षण के बराबर महत्व दिया जाए। तो जो शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, जहाँ पे शिक्षक अपना प्रशिक्षण कार्य या अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं, वहाँ पर उन्हें सिद्धांत और प्रायोगिक दोनों तरह के प्रशिक्षण दिए जाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही करवाए जाएं, जिससे वो
दोनों ही तरह के शिक्षण को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएँ, अच्छी तरह से सीख पाएँ और इस तरह से दोनों को बराबर महत्व दिया जाए। आज भी देखेंगे तो आज आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड में आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब आप दोनों में फर्स्ट डिवीज़न गेन करते हैं तभी वो आपका फर्स्ट डिवीज़न माना जाता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही आपके अच्छे होने चाहिए दोनों में। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स गेन कर लें और आपके थ्योरी अच्छी नहीं हो तो फिर आपके लिए आपका जो परसेंटेज है वो बेकार होगा, साथ ही साथ आपकी जो डिग्री है वो कहीं ना कहीं आपको उतनी वैल्यूएबल नहीं लगेगी जितनी औरों की लगेगी, क्योंकि दोनों में ही आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं, अच्छे परसेंटेज लाने हैं। नंबर 5 हम देखें, शिक्षकों को 2 पाठ्य विषयों के शिक्षण और कम से कम 2 सहपाठचारी क्रियाओं के आयोजन में प्रशिक्षित किया जाए। तो यहाँ पर हम देखें, शिक्षकों को 2 पाठ्य विषयों के शिक्षण और कम से कम 2 सहपाठचारी क्रियाओं के का आयोजन में प्रशिक्षित किया जाए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये आज की देन है, यही सब पहले की शिक्षा की ही देन है कि जो शिक्षण प्रशिक्षण होते थे उस समय भी देखिए यहाँ पर 2 मेन सब्जेक्ट की बात की गई है जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको टीचिंग सब्जेक्ट में आपको 2 सब्जेक्ट लेने होंगे जो आपके ग्रेजुएशन से आपने जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे वही आपके शिक्षण कार्य में भी वही सब्जेक्ट्स यूज होते हैं। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आपके मेन हैं। शिक्षकों को 2 पाठ्य विषयों के शिक्षण और कम से कम 2 सहपाठचारी क्रियाओं के आयोजन में प्रशिक्षित किया जाए। और नंबर 6 क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में बोध कार्य को बढ़ावा दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि जो भी शिक्षक प्रशिक्षण कार्य ले रहे हैं, एक तरह से प्रशिक्षण सीख रहे हैं, तो उस विद्यालय और महाविद्यालयों से संबंधित जहाँ भी वो शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अपना प्रशिक्षण कार्य ले रहे हैं वहाँ पर बोध कार्य को बढ़ावा दिया जाए। जो रटने की प्रवृत्ति है उसको कम करके अधिगम प्रवृत्ति और जो व्यवहार में परिवर्तन किस तरह से एक प्रभावशाली शिक्षण कैसे होगा, ये सारी चीज़ें शिक्षक को बोध के माध्यम से, वो बोध कार्य करने के माध्यम से अपना प्रशिक्षण कार्य पूरा करे, जिससे कि वो आगे चल के एक योग्य शिक्षक के रूप में बोध के माध्यम से अपने शिक्षक को, अपने छात्रों का अधिगम कराए। तो यहाँ पर बोध कार्य को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह से हम 6 पॉइंट देख चुके हैं। नंबर 7 हम देखें तो प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति के लिए अंशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएं। इस तरह से हम देखें तो अगर शिक्षकों की कमी है तो उनकी पूर्ति के लिए अंशकालीन प्रशिक्षण, थोड़े समय का प्रशिक्षण देकर उनको शिक्षक के लिए नियुक्ति की जाए। और नंबर 8 है, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में समय समय पर अभिनव पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी की जाए और इस तरह की पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए जिससे वो अपने छात्रों को शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण करने में और एक तरह से कह सकते हैं छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम हो पाएँ। स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एमएड में उन्हें ही प्रवेश दिया जाए जो स्नातक प्रशिक्षण यानी कि बीएड उत्तीर्ण हो और जिन्हें कम से कम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने अच्छे ढंग से बात कही गई है कि बीएड एमएड में उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए जो बीएड करने के बाद कम से कम वो 3 साल का शिक्षण का अनुभव रखते हों। जब वो 3 साल का अनुभव रखें और बीएड भी हो तभी उन्हें एमएड में प्रवेश दिया जाए। तो ये था आपका शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव। तो अब हम देखते हैं शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सुझाव क्या है। शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। शिक्षकों के चयन संबंधी सामान्य नियम बनाए जाएं। जो भी शिक्षकों की नियुक्ति हो उनके चयन संबंधी कुछ नियम बनाए जाएं। प्रत्येक गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन किया जाए जिसमें विद्यालय का प्रधानाचार्य पदेन सदस्य हो। तो यहाँ पर जो गैर सरकारी स्कूल हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि जो उस समय की व्यक्तिगत संस्थाएं थी या फिर प्राइवेट स्कूल थे वहाँ पर भी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाए और उस समिति में विद्यालय का जो प्रधानाचार्य है वो पदेन सदस्य हो।
नंबर 3 हम देखें, प्रत्येक नियुक्ति शिक्षकों का प्रशिक्षण काल साधारणतः 1 वर्ष का हो, जो 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक नियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण काल साधारणतः 1 वर्ष का हो। जो भी शिक्षक नियुक्त किए जाएं वो 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेके आए हो, और जो 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। उनका प्रशिक्षण काल को 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। अब ये तो हो गया आपका शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव और शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सुझाव। और अब हम देखते हैं गास शिक्षकों के वेतन एवं सेवा शर्तों संबंधी सुझाव। आयोग ने शिक्षकों की दशा सुधारने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1 है, शिक्षकों के वेतन मान निश्चित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाए, जो समय समय पर महंगाई को ध्यान में रखकर विभिन्न स्तर के शिक्षकों का वेतन निश्चित करे। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक से केवल सेवा का भाव था, बल्कि वहाँ पर वेतन भी, जिससे कि वो अपनी जीविका अर्जन कर पाएँ, इतना वेतन होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक विशेष समिति का गठन किया जाए उनके वेतन को निश्चित करने के लिए, और जो समय समय पर जो महंगाई बढ़ रही है उसको भी ध्यान में रखकर विभिन्न स्तर के शिक्षकों का वेतन भी निश्चित किया जाए। नंबर 2 हम देखें, समान योग्यता और समान कार्य करने वाले शिक्षकों के वेतन समान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के विद्यालय में कार्यरत हो। तो यहाँ पर देखिए, एक शिक्षक के समानता की बात की गई है कि कोई भी शिक्षक कहीं भी कार्य कर रहा हो, अगर वो समान कार्य कर रहा हो तो उसके वेतन भी समान होने चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के विद्यालय में कार्यरत हो। नंबर 3 हम देखें, प्रधानाचार्यों को उच्च वेतनमान दिया जाए, जिससे योग्य व्यक्ति के पद पर नियुक्त किए जा सकें। तो यहाँ पर हम देखें, प्रधानाचार्यों को उच्च वेतनमान दिया जाए, जिससे योग्य व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किए जा सकें। प्रत्येक प्रांत में शिक्षकों को प्रोविडेंट फंड, बीमा और पेंशन की सुविधाएं प्रदान की जाए। तो दोस्तों, यही नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए अलग से प्रोविडेंट फंड या फिर बीमा या पेंशन की सुविधा भी प्रदान की जाए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ थी सेवा और वेतन से संबंधित। नंबर 5 हम देखें, शिक्षकों को पूर्णकालीन प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स और शैक्षिक संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाए। तो यहाँ पर हम देखें, शिक्षकों को पूर्णकालीन प्रशिक्षण दिए जाएं और रिफ्रेशर कोर्स, यानी कि वो जो अपनी शिक्षा व्यवस्था, उनकी अपनी जो शिक्षण तकनीकी है उसको और भी मॉडिफाई करने के लिए, नए नए तरीकों को सीखने के लिए, अपनी शिक्षा पद्धति को और सुधारने के लिए उनको नए नए कोर्सेज भी करवाए जाएं और शैक्षिक संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाए। नंबर 6 हम देखें, शिक्षकों के बच्चों को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मुफ्त में दी जाए। जो शिक्षक के बच्चे हैं उन्हें माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मुफ्त कर दी जाए। नंबर 7 हम देखें, शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी दी जाए। और यहाँ पर शिक्षकों की सेवा में क्या सम्मिलित है, उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए। शिक्षकों की कठिनाइयों और झगड़ों का निपटारा करने के लिए आर्बिट्रेशन बोर्ड। तो आर्बिट्रेशन बोर्ड का क्या मतलब है, जो भी शिक्षकों की कठिनाइयाँ आए और जो झगड़ों का निपटारा, ये सारे बोर्ड ही करें। नंबर 9 हम देखें, आर्बिट्रेशन बोर्ड। नंबर 9 है, योग्य एवं स्वस्थ शिक्षकों को 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त किया जाए। जो भी योग्य शिक्षक हों और अगर वो स्वस्थ हैं तो उनको 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त किया जाए। कहने का तात्पर्य है कि उनकी 2 साल सेवा और बढ़ा दी जाए, क्योंकि वो अभी स्वस्थ और योग्य हैं। नंबर 10 हम देखें, शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन करने की स्वीकृति ना दी जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें हम, शिक्षक जो कि कार्यरत हैं, कहीं पर अपनी सेवा दे रहे हैं, तो ऐसे शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन करने की स्वीकृति ना दी जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से एक शिक्षक के संदर्भ में क्या क्या संस्तुतियाँ थीं आपके
मुदालियर आयोग की, जो 1952-53 में आया था। तो यहाँ पर शिक्षकों के संबंधित जो सुझाव थे उसमें पहला क्या हम पढ़े थे, शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव था, दूसरा शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सुझाव था, और तीसरा था आपका शिक्षकों के वेतन एवं सेवा शर्तों संबंधी सुझाव। तो इसमें इस तरह से हमने देखा कि किस किस तरह के शिक्षकों के लिए व्यवस्था थी, किस तरह से उनका प्रशिक्षण होगा, किस तरह से उनके वेतन होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने देखी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।